आप सभी का आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत खबरों की करेंगे और सबसे पहले बात हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही करेंगे। बाबा विश्वनाथ की धरती वाराणसी एक बार फिर से ऐतिहासिक क्षणों की साक्षी बन गई है, जब पीएम मोदी का पावन नगरी में भव्य स्वागत होता है। हर हर महादेव के जयकारों से गूंजती काशी ने अपने सांसद और देश के प्रधानमंत्री को नमन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद उनका स्वागत करते हुए कहा है कि ये दौरा खास इसलिए भी है क्योंकि यूपी में बीजेपी सरकार के 8 साल पूरे होने के बाद ये प्रधानमंत्री का पहला काशी दौरा है। पीएम मोदी ने यहां 3900 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया और जनसभा को संबोधित भी किया। और इनके बाद मंच पे आएंगे श्री राजीव प्रसाद जी। मंच पर वाराणसी की रजिस्टर ये कमल छतरी माननीय प्रधानमंत्री जी को माननीय मुख्यमंत्री जी भेंट करते हुए सादर अभिनंदन, स्वागत और वंदन। ये कार्यक्रम हैंड ब्लॉक प्रिंट पर राधा कृष्ण की लीलाओं से आच्छादित और आप सब लोग यहाँ हमें आपान आशीर्वाद देला, हम ये प्रेम का कर्जदार है। काशी हमार हो, हम काशी का है। देश के लिए उस विचार को लेकर के चलते हैं जिसका समर्पित भाव है सबका साथ, सबका विकास। जो लोग सिर्फ और सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए, सत्ता पाने के लिए दिन रात खेल खेलते रहते हैं, उनका सिद्धांत है परिवार का साथ, परिवार का विकास। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। 10 साल में दूध के उत्पादन में करीब 65% वृद्धि हुई है, डबल से भी ज्यादा। ये सफलता आप जैसे देश के करोड़ों किसानों की है, मेरे पशुपालक भाई और बहनों की है। हमने पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी है, उनके लिए लोन की सीमा बढ़ाई है, सब्सिडी की व्यवस्था भी की है और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण एक काम जीवदया का काम भी है। खुर पका मुंह पका, फूट एंड माउथ डिसीज से पशुधन को बचाने के लिए मुफ्त वैक्सीन प्रोग्राम चलाया जा रहा है। कोविड की मुफ्त वैक्सीन की तो सबको चर्चा करने या याद आती है, लेकिन ये सरकार ऐसी है जिसके सबका साथ सबका विकास में मेरे पशुओं को भी मुफ्त में टीकाकरण हो रहा है। कई बुजुर्ग साथियों को आयुष्मान वय वंदना कार्ड सौंपने का अवसर मिला। मैंने उन साथियों के चेहरे पर जो संतोष का भाव देखा, मेरे लिए वह इस योजना की सबसे बड़ी सफलता है। इलाज को लेकर घर के बुजुर्गों की जो चिंता रहती है वो हम सब जानते हैं। 10-11 साल पहले इस क्षेत्र में, पूरे पूर्वांचल में इलाज को लेकर जो परेशानियां थी वो भी हम सब जानते हैं।
देश और दुनिया से आने वाला हर श्रद्धालु पिछले 11 वर्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में इस नई काशी को, बाबा विश्वनाथ की इस पावन धरा को नए कलेवर के रूप में देखने के लिए उतावला दिखाई दे रहा था। 45 दिनों के इस आयोजन के अवसर पर काशी में भी एक महासमागम श्रद्धालु जनों का, बाबा के भक्तों का दिखाई दे रहा था और इस दौरान 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने यहां पर आकर के बाबा विश्वनाथ के पावन धाम में दर्शन करके पुण्य के भागीदार बने थे। ये वही काशी है जो संकरी गलियों के लिए जानी जाती थी, अपने जाम के लिए जानी जाती थी। काशी शिक्षा की प्राचीन केंद्र रही है, लेकिन अस्त व्यस्त पड़े हुए शिक्षा के इन केंद्रों को शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, पर्यटन के लिए, कनेक्टिविटी के लिए पिछले 11 वर्ष में आपके नेतृत्व और मार्गदर्शन में 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं काशी के लिए आई हैं। काशी में आज आपके कर कमलों से लगभग 4,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी आज आपके द्वारा पुनः काशी को प्रदान की जा रही है। आगे बढ़ेंगे। वाराणसी से ही खबर है। वाराणसी गैंगरेप केस पर प्रधानमंत्री मोदी का सख्त रुख जो है वो दिखाई दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पीएम मोदी ने दौरे के दौरान घटना पर नाराजगी जाहिर की है और एयरपोर्ट पर ही सीपी मोहित अग्रवाल से जानकारी ली। भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, यह कहा उन्होंने। छात्रा को अगवा करके हुआ यह था कि 6 दिन तक नशे में रखा गया था और फिर 23 लोगों ने गैंगरेप किया था। 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी और फरार जो है 14 आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। ये अपनी तरह का एक अब देखिए रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस जो होते हैं, ये बनारस का जो गैंगरेप है ये उसी की श्रेणी में आता है और इसकी सेंसिटिविटी को समझते हुए, संजीदगी को समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आते ही सबसे पहले इसी की बात की और कहा कि ना तो इसकी पुनरावृत्ति होनी चाहिए बनारस में दोबारा, और जो लोग इस मामले में आरोपी हैं तलाश कीजिए, जो फरार हैं, और फिर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। वाराणसी में चर्चित गैंगरेप मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफ़ी सख्त नजर आ रहे थे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे थे। सबसे पहले एयरपोर्ट पर पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल से मिले और इस दौरान उन्होंने वाराणसी में जो चर्चित गैंगरेप का मामला था उसके बारे में जानकारी ली और पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल को सख्त निर्देश दिया है कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो सके। पुलिस ने इस पूरे मामले में कुल 9 लोगों की गिरफ्तारी कर उसे जेल भेज दिया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले में जो पुलिस है वो दबिश दे रही है ताकि आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो सके। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार। और बड़ी खबर बरेली से आ रही है। 3 सगी बहनों के लापता होने का मामला, पुलिस ने चांदनी और गौरी को बरामद कर लिया है। मां की डांट से नाराज होकर स्कूल से चली गई थी ये बच्चियां। बड़ी बहन भावना अभी भी लापता है। बरामदगी के लिए एसओजी सर्विलांस टीम जो है वो जुटी हुई है। अलीगंज थाना क्षेत्र इस्माइलपुर गांव की ये घटना बताई जा रही है। वैसे आपको याद होगा कल आपके अपने चैनल ने एक बड़ी खबर दिखाई थी स्पेशली, जिसमें ये बताया था हमने आपको कि आजकल बच्चियों में घर छोड़कर चले जाने का चलन बढ़ गया है। सिर्फ लखनऊ में ही 1026 बच्चियां अपने घरों से चली गई और कारण सिर्फ नाराज होकर, और इसमें 60% वो बच्चियां थी जिनकी उम्र 9 साल से 14-16 साल के बीच में थी। अब इस खबर को देखिए। मां की डांट से ऐसे नाराज हुई कि घर छोड़कर चली गई। बच्चों में सहन शक्ति कम हो रही है। पेरेंट्स को क्या पेरेंटिंग नहीं आ रही है, कोऑर्डिनेशन की कमी हो रही है, भावनात्मक तौर पर एक कमजोरी, एक वैक्यूम में खालीपन है। यहाँ पर 2 बच्चियां वापस आ गई है, एक की तलाश जारी है, लेकिन ये खबर बड़ी है, संवेदनशील है। हम इस पर डिटेल में आपको जानकारी इस वजह से भी दे रहे हैं।
एसओजी सर्विलांस की टीम जुटी हुई है। बड़ी खबर। तो 3 सगी बहनें लापता हो गई थीं, जिसमें से 2 वापस आ चुकी हैं। एक जो बच्ची है उसकी तलाश अभी भी की जा रही है। छोटी है ये, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। मां की डांट से नाराज थी। कल भी हमने आपको जो खबर दिखाई थी उसमें यह था कि बच्चियां नाराज होकर, और देखिए किशोरी संरक्षण गृह जो हैं वो बढ़ रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है। रोजाना 80 से 100 लड़कियां, सिर्फ मैंने आपको लखनऊ का एक डाटा दिया था जिसमें वो घर छोड़कर निकल जाती हैं। अगर हम पूरे यूपी में सर्वे करें, पता करें, तो शायद ये आंकड़ा हजारों में आ सकता है। खैर, ये बहुत संवेदनशील विषय है। यहाँ पर एक बच्ची जो है अभी लापता है, 2 वापस आ चुकी हैं। और दीपक हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दीपक, दोनों बच्चियां सकुशल वापस आ गई हैं, एक लापता है, क्या और डिटेल्स हैं, जरा बताइएगा। देखिए, अलीगढ़ थाना क्षेत्र का जो इस्माइलपुर गांव है उसमें एक परिवार रहता है, नरेंद्र का परिवार। उसके 6 बच्चे हैं। बताया जा रहा है कि नरेंद्र दिल्ली में ठेला लगा के अपना गुजर बसर का काम करते हैं, और जो नरेंद्र की पत्नी है वो बच्चों पर स्कूल जाने के लिए और स्कूल का होमवर्क करने के लिए डांट लगाती थी, दबाव बनाती थी। इस बात से आहत होकर ये तीनों बड़ी बहनें, भावना, इसने दोनों चांदनी और गौरी को मना के अपने साथ जब कल स्कूल गई, तो स्कूल से ये वापस नहीं आई और इनको अपने साथ कहीं और ले जाने के लिए उसमें थी। और बताया जा रहा है कि ये इनके पास से जब पुलिस ने इनको जब बरामद किया तो इनके पास से जो पैसेंजर ट्रेन है उसके लखनऊ के टिकट इन दोनों बहनों के पास मिले हैं। जो बड़ी बहन है भावना, वो अभी भी लापता बताई जा रही है। इसको ढूंढने के लिए एसएसपी अनुराग आर्या और अंशिका वर्मा जो एसपी दक्षिणी है, उन्होंने सर्विलांस और एसओजी को लगा रखा है। स्थानीय थाना पुलिस भी उनकी ढूंढ रही है कि आखिर ये जो भावना है ये गई कहाँ है। बताया जा रहा है कि ये जो भावना की जो लोकेशन बताई जा रही है कि ये मथुरा की तरफ निकल के गई है, मथुरा बताई जा रही है, और वहां के लिए भी एक टीम रवाना हो गई, जल्दी से इसको भावना को भी बरामद किया जा सके। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। एक बड़ा कारण सोशल मीडिया भी बनता जा रहा है। खैर, उम्मीद करते हैं वो एक बच्ची जो लापता है वो भी वापस आ जाए। एक और बड़ी खबर दिल्ली से। एनआईए हेडक्वार्टर में तहव्वुर राणा से पूछताछ। आतंकी तहव्वुर राणा से सवाल जवाब हो रहे हैं, सवाल जवाब होने भी थे। एनआईए की टीम लगातार सवाल जवाब कर रही है। पूछताछ 18 दिन की एनआईए रिमांड पर है राणा। कल पूरा घटनाक्रम हमने आपको दिखाया था और उसके बाद ये तस्वीर सबसे पहले आपके अपने चैनल ने दिखाई थी। और एनआईए की कस्टडी, रिमांड का हम जिक्र करेंगे और अब सवाल जवाब शुरू होंगे। सवाल महत्वपूर्ण, 26/11 में क्या रोल है, हेडली से क्या बातचीत हुई थी, इसकी प्लानिंग कब तक की। अमेरिका में भी एक अटैक का जिक्र होता है जिसमें अमेरिका में भी जो है कुछ कानूनी प्रक्रिया चल रही है, तो उस संदर्भ में भी कई तरह के सवाल होंगे। क्या कसाब से बातचीत हुई थी, पूरे ऑपरेशन को कहां पर डिसाइड किया गया था, कितनी बार भारत आना जाना हुआ, बहुत सारे सवाल हैं जो एनआईए जवाब तलाशेगी। अठारह दिन की एनआईए रिमांड पर है आतंकी तहव्वुर राणा। लंबी प्रक्रिया के बाद, जो क्योंकि प्रत्यर्पण प्रक्रिया बहुत लंबी चली, आप सोचिए 2008 के बाद से 2025 में इसे भारत लाया जा सका। तो देखिए, ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 64 साल का तहव्वुर हुसैन राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है और पाकिस्तानी सेना में डॉक्टर के तौर पर यह काम करता था। इसके बारे में जानकारी आपको बता रहे हैं। और 1997 में कनाडा चला गया तहव्वुर और फिर इमिग्रेशन सर्विसेज बिजनेसमैन के तौर पर इसने वहां पर काम किया। अमेरिका के शिकागो में कंसल्टेंसी फर्म भी खोली थी इसने। और लगातार पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं, सुनिएगा। मोदी है तो मुमकिन है। कांग्रेस तुष्टीकरण करती थी, आतंकवादियों को आमंत्रित करती थी, आतंकवादियों को आगे बढ़ने का रास्ता बनाती थी, और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवादियों को जहां पहुंचना चाहिए वहां पहुंचाने का काम किया जा रहा है। तो भारत ने जो ये 5 कदम उठाए हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। भारत ने अमेरिका को आधिकारिक प्रत्यर्पण नोट भी भेजा था और ये प्रक्रिया लंबी चली थी। 5 बड़े कदम जो आपको दिखा रहे हैं।
खबर लखनऊ से आपको बता दें, संभल हिंसा की जांच के लिए न्यायिक आयोग गठित हो चुका है और न्यायिक आयोग के कार्यालय पहुंचे संभल के एसपी संभल एसपी आयोग के सामने बयान दर्ज कराने पहुंचे हैं। सरकार द्वारा त्रिस्तरीय न्यायिक जांच आयोग का गठन हुआ, यानी कि 3 स्टेप आप समझ सकते हैं। ये जो बवाल हुआ था उसके प्रूफ जुटाने की कोशिश हो रही है। जांच आयोग के संभल दौरे पर बयान दर्ज किए गए थे, उस दौरान सरकारी कर्मचारियों ने बयान दर्ज कराए थे। जांच में डीएम डॉक्टर राजेंद्र पासिया के भी बयान दर्ज हुए हैं। बीते साल 24 नवंबर में संभल में हिंसा की घटना हुई थी और जिसके बाद पूरे मामले में कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो सरकार पे हमलावर हुआ था। लिहाजा सरकार ने इस पूरे मामले में 3 सदस्यीय न्यायिक जो जांच कमेटी है उसका गठन किया था और उस कमेटी ने आज संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई को तमाम साक्ष्यों के साथ तलब किया था। लिहाजा संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई आप देख रहे हैं कि ये जो 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन यहाँ पे किया गया है, यहाँ पर आज वो तमाम साक्ष्यों और तमाम चीज़ों को लेकर के कृष्ण कुमार बिश्नोई जो संभल के एसपी है वो पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर सरकार की तरफ से जो रिटायर्ड जज देवेंद्र अरोड़ा, इसके अलावा पूर्व डीजीपी ए के जैन और पूर्व आईएएस अमित मोहन प्रसाद के नेतृत्व में 3 सदस्यीय जो न्यायिक जांच कमेटी है वो गठित की गई थी। यानी उस कमेटी के सामने कृष्ण कुमार बिश्नोई जो है वो पहुँचे हुए हैं, तमाम सबूतों के साथ वो पहुँचे हुए हैं, पूरी फाइल लेकर के यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, क्योंकि जो कमेटी है उसकी तरफ से संभल एसपी को पत्र लिख करके इस पूरे मामले में तमाम जो साक्ष्य हैं वो प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए थे, उनके बयान भी होने हैं। लिहाजा कृष्ण कुमार बिश्नोई जो है वो जो 3 सदस्यीय जांच कमेटी है उसके सामने पेश हो चुके हैं। तमाम जो सबूत हैं, जो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं इस संभल हिंसा से जुड़े हुए, उनको लेकर के वो पहुँचे हैं और कमेटी के सामने उन्होंने पेश किया है। तमाम उनके जो बयान हैं वो भी जो है कमेटी दर्ज कर रही है। कैमरा सौरभ साथ अनूप कुमार, भारत समाचार, लखनऊ। एक बड़ी खबर मथुरा से आपको बता दें, छत से धक्का देकर पति ने पत्नी की हत्या कर दी। पत्नी के शव को खाली प्लॉट में गड्ढा खोदकर छुपाया। आरोपी की मां ने शक हुआ तो पुलिस बुला ली। कड़ी पूछताछ के बाद हत्यारे पति ने राज खोला। हत्यारे पति की निशानदेही पर शव बरामद हो गया। हत्यारे पति विजय के किसी दूसरी महिला से प्रेम संबंध थे। थाना जमुना पार इलाके के सुखदेवपुर की यह घटना बताई जा रही है। ये आज सुबह 112 पर सूचना मिली थी कि सुखदेव नगर जमुनापाल थाने में पति पत्नी में विवाद हो रहा था। इस पर सूचना पर जब पुलिस आई थी तो ये पता चला कि पति ने पत्नी के साथ में मारपीट करके उसकी हत्या कर दी है और उसको जो है बॉडी को गड्ढा खोद करके दफना दिया है। तो उसके पति के निशानदेही पर बॉडी को रिकवर कर लिया गया है। उसके जो मृतका है, मृतका के जो फादर वगैरह है उनको इत्तला कर दी गई है। ये तहरीर लेकर के मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है। मृतका की बॉडी को पोस्टमार्टम करने के लिए भेजा गया है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दरअसल आरोप यह है कि इस महिला को इसके पति ने ही मार दिया और प्रेम संबंध उसका किसी और से था और बॉडी को छुपा दी। शक हुआ जब परिवार के सदस्यों को, खासकर उस आरोपी पति की मां को, उसने पुलिस को इस बारे में जानकारी दी। पति से सवाल जवाब हुए, पुलिस ने सख्ती से सवाल जवाब किए तो फिर इस पूरे हत्याकांड का खुलासा हुआ। एक बड़ी खबर देवरिया से आपको बता दें, अर्धनग्न बेहोशी की हालत में खेत में मिली युवती। घटनास्थल पर खून के धब्बे मिले, शराब की बोतल मिली है। युवती को मेडिकल कॉलेज देवरिया में जो है भर्ती कराया गया है और युवती के साथ दुष्कर्म की आशंका जताई जा रही है। मेडिकल में युवती को नहीं मिल रहा समुचित इलाज। मेडिकल में फर्श पर बेहोशी की हालत में वो पड़ी रही। देवरिया के बरहज थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया। मनीष, ये पूरी खबर जरा बताइएगा, क्या हुआ है इस पूरे मामले में? जी देखिए, मैं आपको साफ तौर से बता देना चाहता हूं कि देवरिया में जो है एक युवती जो है अर्धनग्न अवस्था में गेहूं के खेत में मिली है। जो वहां पे बताया जाता है कि वहां पे
जो जिस अवस्था में थी, लेकिन ग्रामीणों ने इनको जो है पहले कपड़ा मंगाया और इनको उड़ाया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि पुलिस जी यहाँ के लोकल अस्पताल से इनको जो है भेजा गया देवरिया के मेडिकल कॉलेज में। लेकिन जिस तरह से युवती की स्थिति देखिए, मेडिकल कॉलेज में भी वो फर्श पे पड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही शर्मनाक कहा जाए किस तरह से जो युवती फर्श पे पड़ी है। लेकिन जो युवती खेत में मिली थी, ऐसा बताया जाता है कि इसके कुछ खून के धब्बे और वहाँ पे कुछ शराब की बोतलें भी मिली हैं। तो कहीं ना कहीं ये आशंका जताई जा रही है कि इस युवती के साथ रेप की भी घटना हुई होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात रही कि पूरे मामले पर देवरिया की जो पुलिस है, बरहज की पुलिस है, पूरा चुप्पी साधी हुई है। पुलिस इस पूरे मामले पर नहीं बोल रही है। पुलिस ने जरूर उसको मेडिकल कॉलेज में भर्ती इलाज के लिए करा दिया, लेकिन आप साफ तौर से देख सकते हैं जो विजुअल में दिखाई दे रहा है कि युवती फर्श पर लेटी है। मनीष, एक चीज बताइएगा, ठीक है, ये सुनिए मनीष, ये खेत में मिलती हैं, अर्धनग्न अवस्था में होती है, वहां पे शराब की बोतलें होती है, संभावनाएं है कि किसी ने वहां पर शराब पी, रेप किया और फिर एक हमें कहें कि बहुत खराब सिचुएशन में इन्हें छोड़ दिया। क्या इसकी पहचान हो पाई? परिवार से संपर्क किया गया? क्योंकि ये जिस हालत में यहाँ पर ये अस्पताल में फर्श पर पड़ी हुई हैं, पुलिस से भी सवाल होंगे कि क्या वो ऐसे ही काम करती है सेंसिटिव मैटर में? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब पुलिस से बात हुई तो पुलिस टाल मटोल वाली बात करती रही। पुलिस ने कभी ये कहा कि ये विक्षिप्त है, कई दिनों से शहर में घूम रही थी। लेकिन सबसे बड़ी सवाल ये रहा कि जब यदि पुलिस को ये जानकारी थी कि 2 दिनों से बरहज नगर क्षेत्र में घूम रही है, तो पुलिस आखिर क्या कर रही थी? ये युवती यहाँ से शहर से कुछ दूरी पर कैसे चली गई और नग्न अवस्था मिला? तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इस तरह का जो देवरिया पुलिस की कार्यशैली पे भी एक सवाल खड़े होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि युवती अर्धनग्न अवस्था में किसी गेहूं के खेत में मिलती है और अगर वो विक्षिप्त भी है तो क्या पुलिस विक्षिप्त लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करती है? देवरिया पुलिस थोड़ा सा जवाब दे दे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। एक बड़ी खबर मिर्जापुर से आ रही है। अपराधी ने पुरानी रंजिश में युवक को गोली मार दी। पैर में गोली लगने से युवक की हालत गंभीर हो गई। आनन फानन में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी विवेक सिंह के ऊपर हत्या के कई केस दर्ज हैं। विवेक सिंह वर्चस्व को लेकर पहले भी हत्या कर चुका है। कछवा थाना क्षेत्र के खैरा बाजार का ये पूरा मामला है। एक बड़ी खबर गाजियाबाद से आपको बता दें, रील रिकॉर्ड करने के दौरान फायर हुई। कार के अंदर छात्र बना रहे थे रील। बीसीए के छात्र को गोली लग गई। साथ ही छात्रों ने अस्पताल में भर्ती कराया और अस्पताल में भर्ती कराकर जो दूसरे छात्र थे वो फरार हो गए। हॉस्पिटल के मेमो से पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। कब्जे से तमंचा भी रिकवर किया गया। साहिबाबाद के मोहन नगर के पास की घटना है। मतलब जो साथी थे उन साथी छात्रों में से कुछ को पुलिस ने अरेस्ट किया है। मतलब सोचिए, साथ में रील बनाते हैं, उसी में एक शूट हो जाता है तो अपने ही दोस्त को छोड़कर भाग जाते हैं। कुशीनगर से बड़ी खबर आपको बता दें, छोटी गंडक नदी में उतराता मिला अज्ञात का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस पहुंचती है, शव को कब्जे में लेती है, शिनाख्त में जुट जाती है। बताया जा रहा है कि यह व्यक्ति जिसकी बॉडी मिली है वो 20 दिनों से लापता था। कसिया थाना क्षेत्र के हेतिमपुर का मामला बताया जा रहा है। और कुंदन हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। कुंदन, शिनाख्त हो पाई है? परिवार से संपर्क किया गया है? ये सुसाइड है या मर्डर है? जी, आपको बताना चाहूंगा, जब पुलिस मौके पहुंची है और जांच पड़ताल शुरू की है तो इस मृतक व्यक्ति की पहचान हो पाई है, जो कि मृतक बुधिराम उर्फ गुड्डू हैं। ये 35 वर्षीय, जो कि गौरी बाजार थाना देवरिया जनपद के रहने वाले हैं। पुलिस मौके पहुंची है, इनके परिजनों को बुलाई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज के आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है कि ये जो मौत हुई है वो किन कारणों से हुई है। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों की। जालौन से बड़ी खबर आपको बता दें, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से नीचे गिरा अनियंत्रित ट्रक। नींद आने से ड्राइवर जो है वो बैलेंस खो देता है और रेलिंग तोड़ते हुए ट्रक नीचे गिर जाता है।
ट्रक चालक और जो क्लीनर था साथ में वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। जालौन कोतवाली क्षेत्र के 199 किलोमीटर की घटना है। मतलब ये 199 एक हमें कह सकते हैं कि सिंबॉलिक मार्क होगा पहचान के लिए। आप जानते हैं स्पेशली एक्सप्रेसवेज पे मार्किंग की जाती है, तो वहाँ की घटना और बोरियां बिखरी हुई आप ट्रक से देख सकते हैं। संभल से बड़ी खबर आपको बता दें, ट्रक ने बाइक सवार भाई बहन को रौंद दिया, बहन की मौत हो गई, भाई जख्मी है। संभल कोतवाली क्षेत्र के मुरादाबाद रोड की घटना बताई जा रही है, यानी कि रफ्तार का कहर एक बार फिर से नजर आया है। दो भाई बहन जा रहे थे, टक्कर हो जाती है, बहन की मौत हो जाती है इस एक्सीडेंट में, भाई इंजर्ड। बड़ी खबर लखनऊ से, रेलवे ट्रैक किनारे मिला महिला का शव। खबर पाकर मौके पर पहुंची पुलिस जो है, महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है और महिला के सिर और पैरों में चोट के निशान मिले हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बीकेटी थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। आगे बढ़ते हैं, खबर अलीगढ़ से आ रही है। अनियंत्रित बाइक सवार 3 युवकों का एक्सीडेंट हो गया। घायल युवक को सीपीआर देकर होमगार्ड ने उसकी जान बचा दी है। घायलों को पुलिस राहगीरों ने पहुंचाया अस्पताल। बन्ना देवी थाना के कटपुला जीटी रोड की यह घटना बताई जा रही है। बन्ना देवी थाना के कटपुला की घटना बताई जा रही है। अनियंत्रित बाइक सवार 3 युवकों का एक्सीडेंट हो जाता है। देखिए, किसी ने भी हेलमेट नहीं पहना हुआ है और आप सोचिए, हालांकि लकी माना जा सकता है कि वहां पर पुलिस की टीम मौजूद थी और सीपीआर दिया जाता है, जान बचा ली जाती है। लेकिन ट्रैफिक के नियमों की इतनी धज्जियां उड़ाते हैं कुछ लोग कि अपनी जान के साथ तो मजाक करते ही दूसरों की जान भी खतरे में डाल देते हैं सड़क पर। और ट्रैफिक पुलिस को भी चाहिए कि ऐसे लोगों के चालान काटे, सख्त कार्रवाई करे। अच्छी बात यह कि इनकी जान बच गई। वो सही है। कई बार होता है कुछ लोगों को दहशत हो जाती है। वो सही है। आगरा से बड़ी खबर आपको बता दें, मस्जिद में प्रतिबंधित पशु का सिर रखने का मामला, माहौल बिगाड़ने वाला व्यक्ति 4 घंटे में गिरफ्तार हो गया। आरोपी का नाम नजरुद्दीन है। पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में केस लिख दिया। मुस्लिम समाज ने नमाज से पहले कार्रवाई की मांग की थी। आरोपी नजरुद्दीन का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। पुलिस कमिश्नर ने एसओजी लगाई। 100 लोगों की टीम बाकायदा बनाई गई थी। बच नहीं पाएगा। तो ये व्यक्ति देखिए, ये प्रतिबंधित पशु का सर ले जाकर मस्जिद में रखता है ताकि तनाव हो जाए, माहौल हो जाए। आगरा से खबर आ रही है। मतलब समाज में शांति ना बनी रहे, कुछ लोगों ने इस बात की सुपारी ले रखी है बाकायदा। तनावपूर्ण रहे माहौल, लोग लड़ते रहें आपस में, पूजा पाठ जो है उसमें भी विवाद हो, बवाल हो, हर त्योहार में तमाशा हो। ऐसे लोगों के खिलाफ तो सख्त कार्रवाई की जरूरत है। मास्क यहाँ पर मिला। उस क्रम में हम लोगों ने सीसीटीवी खंगालना शुरू किया और यहाँ क्योंकि जमा मस्जिद में स्वयं सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, तो वहाँ उसमें उसको देखा गया। उसके बाद उसको ट्रेस किया गया। जब इसमें पूरी सिटी की ईस्ट वेस्ट और सीपी सर की सबकी एसओजी सर्विलांस लगभग 100 लोग तत्काल इसमें लगाए गए। उन्होंने सबने ट्रेस किया तो स्कूटी पर ये जाता हुआ दिखा। फाइनली इसको ये पता चला कि इसने एक दुकान से खरीदा था
और इस व्यक्ति का नाम है नजरुद्दीन। फिर इसको हम लोग इसमें सुबह से लगे हुए थे। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने इसको अरेस्ट कर लिया है। कन्नौज से बड़ी खबर आपको बता दें, गाने को लेकर ग्रामीणों बारातियों में मारपीट हो गई है। ग्रामीणों ने गाने का विरोध करते हुए बैंड वालों को पीट दिया। बारातियों ने विरोध किया तो ग्रामीणों ने पीट दिया। मारपीट में दूल्हे का भाई गंभीर रूप से जख्मी हो गया। फर्रुखाबाद के अस्पताल में इन्हें भर्ती करा दिया गया। गुरसाहिबगंज कोतवाली क्षेत्र के तरपुरवा गांव की घटना है। देखिएगा जरा, गांव वालों में और बारातियों में मारपीट हो गई है गाने को लेकर। मतलब अब लड़ने के लिए किसी बहाने की जरूरत नहीं है। जैसे शायद लोग निकलते ही हैं घर से कि आज लड़कर आना है। अब शादी का मौका है, गाना बजाना बहुत सामान्य है। हाँ ठीक है, उसके अपने नियम हो सकते हैं, लेकिन क्या वाकई इस तरह का विवाद हो जाएगा? सोचिएगा। एक बड़ी खबर आपको बता दें, गाजियाबाद में एआई से होगी टीबी की पुष्टि। एआई सॉफ्टवेयर एक्सरे मशीन में किया जाएगा इंस्टॉल। डिजिटल एक्सरे मशीन में इसे इंस्टॉल किया जाएगा। गाजियाबाद के 3 केंद्रों में लगेंगे एआई सॉफ्टवेयर और इसका संचालन करने के लिए दी जाएगी बाकायदा ट्रेनिंग। टीबी मुक्त अभियान को रफ्तार देगा एआई सॉफ्टवेयर, ऐसा दावा किया जा रहा है। यह बाबा इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया गया हुआ है और इसमें एक सीटीडी की तरह हमारे पूरे स्टेट में और जगह लगाया जा रहा है। गाजियाबाद में हमारा जो भी हमारे एक्सरे की डिजिटल एक्सरे की मशीन से उनमें इंस्टॉल किया जाएगा, जिससे वो डायग्नोस करेगा। बेसिकली सॉफ्टवेयर में वो पूरी हमारी जो अपलोड होगी, उसकी फोटो अपलोड होगी एक्सरे की डिजिटल में, उसके हिसाब से एआई डिटेक्ट करेगा अपने डेटा के हिसाब से कहाँ पे क्या है, एक्सरे नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, या उसमें टीबी है या नहीं। उसके हिसाब से डिटेक्शन होगा, विद इन ए मिनट उसकी रिपोर्ट्स भी दी जाएगी। अलीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, काली मेला आयोजन पर मुकदमा हुआ। सीएम योगी के दरबार मां दुर्गे का मेला निकालने पर पुलिस ने किया था आयोजकों पर मुकदमा दर्ज। भाजपा की पूर्व मेयर शकुंतला भारती समेत 3 लोगों पर केस दर्ज हुआ था। आयोजकों ने सीएम योगी से अखिल मांगलिक लखनऊ में की मुलाकात। भाजपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष विवेक सारस्वत, शकुंतला भारती, हरिबाबू गुप्ता सीएम से मिले हैं। तो आयोजकों ने सीएम योगी से मुलाकात की है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, कासगंज से आ रही है। संदिग्ध परिस्थितियों में युवक ने खुद को गोली मारी। गंभीर हालत में युवक हायर सेंटर रेफर किया गया है। खुद को गोली मारने की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाई है। थाना अमापुर इलाके के गांव फकोता की घटना बताई जा रही है। इसने खुद को क्यों गोली मारी, इसका रीजन स्पष्ट नहीं है। हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। एक बड़ी खबर मेरठ से आपको बता दें, जंगल में महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। हत्या करके शव को जंगल में मिट्टी में दबाया गया। पुलिस फोर्स और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। मृतक महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है। थाना भावनपुर क्षेत्र के गांव गेसूपुर की घटना बताई जा रही है। अमरोहा से बड़ी खबर आपको बता दें, आवारा कुत्तों के झुंड ने बच्ची पर हमला कर दिया। कुत्तों ने नोच कर बच्ची को जख्मी कर दिया है। उपचार के दौरान बच्ची की मौत हो गई है। हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के फुलपुर बिझलपुर का मामला बताया जा रहा है। तो आवारा कुत्तों का आतंक कहें, आदमखोर कुत्तों का आतंक कहें, उसने एक बच्ची की जान ले ली है। सवाल एमसीडी से होने चाहिए कि उसके पास इन आवारा मवेशियों के लिए, आवारा कुत्तों के लिए कोई प्लान है या फिर नहीं है, या फिर वो इस हत्या की जिम्मेदारी है। इसे हत्या ही माना जाएगा। एक बड़ी खबर अयोध्या से आपको बता देते हैं। रामनगरी में महिलाओं के साथ अभद्रता। गेस्ट हाउस में रुकी महिलाओं ने आरोप लगाए हैं कि बाथरूम में नहाते वक्त वीडियो बनाए गए हैं। श्रद्धालुओं की शिकायत पर पुलिस ने युवक को पकड़ा। राम जन्मभूमि के वीआईपी दर्शन मार्ग गेट नंबर 3 का मामला बताया जा रहा है। अब आप सोचिए, मतलब मानसिकता इस हद तक खराब हो चुकी है। देखिए जरा, मतलब रामनगरी में मेहमान आ रहे हैं और आप उनके साथ ऐसा कर रहे हैं। ये गेस्ट हाउस है,
अब इस खबर के बाद तो यकीनन बदनाम हो जाएगा और शायद ही कोई यहां पर आके अब रहे। हालांकि जांच का विषय है, लेकिन ऐसी खबरें अलर्ट करती हैं। आरोप है कि बाथरूम में नहाते वक्त महिलाओं के वीडियो बनाए गए। रुपेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हैं। रुपेश, देखिए बहुत शर्मिंदा कराने वाली ये खबर है, डिटेल बताइएगा जरा। फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन बेहद ही शर्मनाक। अब सवाल यह है कि महिलाओं को कैसे भनक लगी कि वीडियो बनाए जा रहे हैं, क्या आसपास कुछ ऐसा हुआ, वो कब से यहाँ पे ठहरी हुई थी, क्योंकि एकदम से सडन डाउट हुआ, क्या हुआ, और क्या ये स्पेसिफिक सिर्फ एक रूम और उसके बाथरूम का मामला है या अलग अलग रूम से भी ऐसी कंप्लेन आई, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। यूपी के संभल से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सिर्फ यूपी ही नहीं देश के 13 राज्यों को कटघरे में खड़ा कर दिया। इन राज्यों में रहने वाली जनता को सदमे में डाल दिया। लोग दहशत में हैं कि उनके परिवार में जिन लोगों की किसी भी कारण से मौत हुई, कहीं वो किसी साजिश का शिकार तो नहीं हुए, कहीं किसी ने बीमा के पैसे हड़पने के लिए उन्हें मार तो नहीं दिया। तो तैयार हो जाइए, हम एक बड़े गैंग का खुलासा करेंगे, हम आपको जागरूक भी करेंगे और होशियार भी। स्पेशल रिपोर्ट। यूपी के संभल का आदमखोर गैंग 13 राज्यों में बांट रहा था मौत। ये गैंग मरीजों का प्यासा है। ये गैंग मदद के नाम पर मर्डर करता है। आज संभल पुलिस बोलेगी, गैंग की किलिंग कथा खोलेगी। इसे कहानी कहें या पाप कथा, इसकी शुरुआत होती है 10 साल पहले यूपी के संभल से। यहाँ काम करने वाली कुछ आशा वर्कर्स दरअसल एक गैंग के लिए जासूसी करती थीं। वो पता लगाती थी कि गांव में कोई बहुत बीमार तो नहीं है, गांव में किसके घर में बीमार लोग रहते हैं। जैसे ही वो ये पता लगा लेती, गैंग को इस बारे में जानकारी देती थी। फिर गैंग के लोग उस परिवार से संपर्क करते, मदद के नाम पर उनका बीमा करवाते। जरूर रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, सुन लेते हैं एक बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। सबको देखने को मिल रहा है